डियर स्टूडेंट्स, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हल करके समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का सभी प्रश्नों को बारीकी से समझाकर उसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आप चाहे तो उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया हुआ है। ठीक, अब इस प्रश्न को हल करूं उससे पहले मैं आपको कुछ फनी वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखो, ये फनी वीडियो के साथ साथ इसमें मोटिवेशन भी है, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। हमारा प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पूरी पूरी तरह से हम प्रश्नों को, जो हिंदी में लिखा हुआ प्रश्न है उसको भी हम समझते चलते हैं। निम्नलिखित कहने का मतलब ना नीचे लिखा हुआ। ठीक, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, ठीक, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब, सबसे पहले देखो अभाज्य को समझते हैं। तो अभाज्य में सबसे पहले भाज्य, उसके बाद अभाज्य। देखो, ना होगा तो तुम इसको यहाँ समझने के बाद जिस कॉपी में फेयर करोगे या लिखोगे उसके बगल में भाज अभाज सब लिखते भी जाना, उसको परिभाषा भी लिखते भी जाना। मैं समझा रहा हूँ। अब भाज किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं, यानी भाज संख्याएं कहने का मतलब कि वैसी संख्याएं जो जो खुद और एक के अलावे किसी और से कट जाए। ध्यान से समझना बात है। कोई भी हम संख्या लेते हैं जो खुद से कटे, साथ में एक से कटे और उसके अलावे किसी और से भी कटे तो भाज्य है, या किसी और से न कटे तो वह अभाज्य है। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम 9 लेते हैं। अब बताना है कि 9 भाज्य है कि अभाज्य है। मैंने परिभाषा क्या बताया? सबसे पहले अभाज्य के लिए बात करते हैं। मैंने अभाज्य के लिए परिभाषा बताया कि वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से न कटे वो अभाज्य कहलाएगा, और यदि कट जाए तो भाज्य कहलाएगा। ठीक है, अब देखो 9 जो है ना, एक से भी कट जाएगा, ठीक, और उसके बाद स्वयं यानी 9 से भी कट जाएगा, साथ में 3 से भी कट जाएगा ना। तो कहने का मतलब ना 9 जो है भाज्य संख्या है। ठीक, भाज्य समझ गए। साथ में गुणनखंड। गुणनखंड कहने का मतलब है कि हम कोई संख्या छोटा उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जैसे 140 है। 140 को बनाने से पहले देखो, बनाते नहीं, कुछ छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर समझाते हैं। हम उदाहरण के तौर पर 6 ले लें। ठीक, 6 को तुम इस प्रकार से तोड़ोगे तो 2 से यह 3 बार में और 3 से यह 1 बार में लग जाएगा। तुम 2 गुने 3 लिखो, 1 लिखना जरूरी नहीं रहता है। तो 2 गुने हम 3 लिखें तो 2 जो 6 के बारे में बात किया जाए ना, तो 6 का गुणनखंड 2 और एक 3 है। 6 का जो गुणनखंड कौन कौन है? तो 2 है और साथ में 3 है। ठीक, ये गुणनखंड समझिए आप। उसी प्रकार से अंश संख्या के भी गुणनखंड तोड़ के निकाल सकते हैं। अब उसके बाद गुणनफल समझना है। तो देखो, इन दोनों गुणनखंडों के यदि बीच में गुना के चिन्ह दे दें तो क्या कहलाएगा? गुणनफल कहलाएगा। ठीक है, बस इसी रूप में तो प्रत्येक प्रश्न को व्यक्त करना है। मैंने इस प्रश्न को मतलब तोड़ तोड़ के समझा दिया हूँ। अब इसको हम बनाते हैं। सबसे यहाँ क्या प्रश्न था? सबसे पहले प्रश्न है 140। 140 के हम सबसे पहले तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 70 बार में लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यह 35 बार में लग जाएगा। फिर अब 2 के बाद 2 से न लगता है। देखो, सबसे पहले 2 से चेक करना। 2 से न लगेगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 से न लगेगा तो 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक के तुरी हम 5 से चेक करेंगे। 5 से न लगे तो 6 से भी ना चेक करेंगे, क्योंकि 7 से चेक करेंगे। 7 से न लगे कहने का मतलब ना कि जो भाज्य संख्याएं होता है ना उसी से लगाया जाता है। ठीक, 7 के बाद कौन होगा? 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा।
11 के बाद जो भाज्य संख्या रहे उससे लगाया जाता है, यानी कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे हम। तो सबसे पहले 2 से लगाएं तो 70वां में लग गया, फिर 2 से लगाएं तो 35वां में लग गया, 3 से तो लगेगा नहीं, तो हम किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, तो 5 सत्ते 35 लग जाएगा। अब हम 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिखेंगे। अब देखो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 5 गुने 7, ये तुम्हारा आंसर हो गया। पहला प्रश्न हल हो चुका है। दूसरा प्रश्न की ओर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ 156 है। फिर से 156 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इतना बड़ा लाइन की जरूरत नहीं है। 2 से लगाएंगे तो 7 बार में 14, 1 बचा 6, यानी कि 8, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 39 दूनी 78, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से तो आपकी नहीं लगेगा, 3 से 13 बार में, ठीक। अब 13 किसी और से नहीं लगेगा, 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ये तुम्हारा आंसर हो गया, है ना आसान। देखो एक चीज़ और नहीं है तो अभी बताते चलता हूँ, आगे के प्रश्नों को हल करने में मतलब थोड़ा सा सहायता या सहूलियत मिलेगी। सब रूल अभी बता देता हूँ, ऐसे मैंने उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ बताना ज़्यादा उचित समझूंगा। है क्या, कटने का नियम, विभाज्यता का नियम, जैसे 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम, 7 को बीच में छोड़ देंगे क्योंकि इसका नियम जो है ना थोड़ा सा लेंदी है, यानी कि थोड़ा सा टफ पड़ता है। इससे अच्छा मैं सोचता हूँ कि मैं उसे भाग देकर ही पता कर लूँ कि वह विभाज्य है कि नहीं, इसलिए 7 को छोड़ देते हैं। 8 से कटने का नियम, साथ में 9 से, 10 से, 11 से। देखो यहाँ ज़रूरत हमको किसका किसका पड़ेगा, 2 के पड़ेगा, 3 के पड़ेगा, 5 के, उसके बाद 6 7 के पड़ेगा, लेकिन 7 का नियम तो है ही नहीं, मतलब है लेकिन वो थोड़ा सा बताएं कि डिफिकल्ट, मतलब नहीं पसंद करने लायक नहीं है। और 9 से भी नहीं, यानी एक तो 11 से, यानी 1 2 3 1 4 का रूल जानना हमको बहुत ज़रूरी है। देखो 2 से कटने का नियम है ना, 2 से कटने का नियम है कि कोई भी संख्या दिया रहे, कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना दिया रहे, ठीक, उदाहरण तौर पर यही संख्या देखते हैं हम। तो यदि इकाई एक अंक कट जा रहा है, 2 से कटने का रूल बता रहे हैं, कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना दिया रहा है, यदि इकाई यानी अंतिम एक अंक कट जा रहा है 2 से, तो पूरा संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा संख्या किससे, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो भागा देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल रहा है कि 2 से नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 3 से कटेगा, तो देखो 3 से क्या रूल है, तो जो भी संख्या दिया रहता है उसके प्रत्येक अंकों को आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखो 8 3 11 2 13 5 18, 18 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 से 18, तो बस ये भी पता चल गया कि जो 38 25 है ना, ये भी 3 से कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब कितना ही बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, यदि उसके प्रत्येक अंकों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ा हुआ संख्या यदि 3 से कट जाता है तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं साथ में 5 से। देखो 5 रूल क्या है कि कितना ही बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, अंतिम में 0 अथवा 5 रहे, अंतिम में 0 अथवा 5 रहे, दोनों में से कोई भी रहे तो संख्या 5 से कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 से कट जाएगा, जो संख्या है 5 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर, मतलब 11 नंबर नहीं, 11 से करने का रूल, 11 से करने का रूल है ना कि हम करेंगे क्या कि एक एक के अंतराल पर कितना ही बड़ा क्यों संख्या दिया रहे, एक एक के अंतराल पर हम जोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी मान चलो कि तो 4 ही अंक का है, 4 अंक के अलावा बड़ा रहे तो एक एक के अंतराल पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें तो मात्र 2 अंक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और इन दोनों आपस में इसको जोड़ देंगे, तो देखो 7 2 9 हो जाएगा और ये 9 4 13 होगा। इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का अंतर तो -4 हो जाएगा, यानी केवल 4 लिखेंगे, हमको अंतर पता रहना चाहिए, प्लस माइनस मतलब नहीं रहना चाहिए। 4 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 11 से ये भी नहीं कटेगा, इसको चेक करते हैं। देखो ये 11 से कट रहा है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, तब 5 फिर -5, हाँ यानी 0 आ गया, 0 11 से कटता है, यानी 0 को तुम 11 से भागा दोगे तो 0 बार में 0 लग न जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 से भी सीख लिया, 3 से भी सीख लिया, 5 से भी सीख लिया और साथ में 11 से भी कटने का नियम सीख लिया है।
बाकी जो बच गया उसको हम इस वीडियो का लास्ट में बताएंगे। यदि जानने की इच्छुक हो तो आप इस वीडियो को लास्ट में देख लेना। चलो अभी जो जो जरूरी है उसको देखते हैं केवल हम। 38-25 को मैंने चेक किया था तो देखा था कि 38-25 जो है ना 3 से कट जा रहा था। ठीक, तो 3 से लगाते हैं इसको, 3 से लगाएंगे तो एक बार में 3, दो बार में 6 और फिर 2 2 2 तो 3 7 21 या फिर 1 और 5 तो 3 5 15, इतना बार में लग जाएगा। आप ऐसे करके भाग कर लेना ना, 38-25 को तुम 3 से ऐसे करके भाग दे देना, जो आएगा यहाँ वाला यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर 3 से लगाएंगे तो 4 बार में पहले चेक कर लें। देखो 2 1 3, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 3 7 10 और 10 5 15, 15 3 से कटेगा तो हाँ कटेगा, तो यानी पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो देखो 3 3 से लगाएंगे तो 4 बार में 12 लग जाएगा, फिर 2 बार में 6 लग गया, यहाँ 1 बच जाएगा, ये 5 है। ठीक है, 425 बार में लग गया, 3 से लगाया तो 425 बार में लग गया। फिर हम इसको 3 से काटने का प्रयास करते हैं, तो पहले चेक कर लेते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा 3 से। तो देखो इन दोनों का आपस में जोड़ें तो 6 और 6 और 5 11, 11 3 से नहीं कटेगा, तो पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो 4 से तो चेक करना है नहीं, 5 से एक ही बार मतलब 5 से चेक करते हैं। तो 5 से क्या रूल था कि अंतिम में 0 अथवा 5 रहे तो संख्या 5 से कट जाएगा। 5 से लगाएंगे तो 8 बार में 40 है और फिर 2 बच गया 5। ठीक है, फिर वही 5 से लगेगा ये बार में 17 बार में। 17 किसी से नहीं लेगा, 17 तो ऐसे ही बात संख्या है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 38-25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी कि 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रश्न आ जाते हैं। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 5 5 10 हो जाएगा। 4 से 4 से तो चेक करने की जरूरतें नहीं है, 5 से चेक करना है डायरेक्ट। 5 से तो ये लग जाएगा ना, 1 0 0 फिर 5 उतरेगा तो एक बार में। अब 1001 किससे लगेगा, 2 से नहीं लगे, मतलब 5 से तो नहीं लगेगा, तब आगे नहीं चेक करना है। 11 से, 11 से लग जाएगा। देखो 1 है तो रूल के अनुसार इन दोनों को सबसे पहले और फिर उसके बाद इन दोनों का जोड़ेंगे तो 1 घटाओ 1 यानी 0, और 0 बताएं कि 11 से विभाज्य है 0 बार में। भाग दे लेते हैं यहाँ पर 11 से, तो 9 बार में 99, फिर 1 है यहाँ 1, फिर एक बार में। ठीक है, यानी कितना में लग गया, 91 बार में लग गया। अच्छा, बीच में हमने चेक नहीं किया था, क्योंकि बीच में हम डायरेक्ट एगो 7 भी है ना चेक करने के लिए, तो हमने 7 से चेक नहीं किया था। यहाँ भले नियम उसका नहीं बताया, लेकिन 7 से चेक करना जरूरी है ना, तो शायद 7 से लग जाएगा, ये हमने मिस्टेक किया। 7 से लगाएंगे तो एक बार में 7 है, 3 यहाँ पर 0, तो 4 बार में 28 है, फिर घटाएंगे तो 2 है, यहाँ से 1 उतार देंगे तो 3 बार में 21 है, यानी कि 7 से लग रहा है ना, तो सबसे पहले हम 7 से लगा देंगे। 7 से लगाएं तो कितना बार में, 1 4 3 बार में लग गया। अब ये 7 से लगेगा, अब 7 से नहीं लगेगा, तो अब एक तो 11 से लगाएंगे। 11 से लगाएंगे तो देखते हैं कितना बार में, 1 4 3 को 11 से लगाएंगे तो एक बार में 11, 3 उतरेगा तो 3 बार में 33, 13 बार में लग गया। पाओ, यानी कि 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
74 29, 74 29 को यह 2 से ना लगेगा, ठीक। 2 के बाद 3 से लगेगा तो 4 7 4 11 2 13 13 और 9 13 9 22 22, यानी कि 3 से भी नहीं लगेगा। 5 से लगेगा, 5 से 0 और 5 रहना चाहिए, नहीं लगेगा। 7 से, तो 7 से लगा के चेक करते हैं। 7 का रूल मैंने बताया कि वो कठिन है, इसका रूल नहीं बताया था। 7 से एक बार में 7, 4 उतारेंगे, नहीं लगेगा तो 0 देखिए 2 उतारेंगे, 6 बार में 42, 9 उतारेंगे, एक बार में 7, 2 बच गया, नहीं लगा। तो 7 के बाद 1100, तो 1100 तो नियम है चेक करने का। तो 7 7 2 9 और 9 4 13, रूल है ना कि इन दोनों को सबसे पहले आपस में जोड़ देंगे। तो 7 2 9 और 9 4 13, पहले भी चेक किए थे तो ये शायद याद है कि 11 से नहीं लगने वाला था। 13 से चेक करते हैं। 13 6 के 78, मतलब 13 से भी नहीं लगेगा, तो 13 से भी नहीं लगेगा, तो 14 से तो लगाना है नहीं। 15 से भी नहीं चेक करेंगे, क्या कि सब भाग संख्या है, अभाज्य संख्या से ही लगाना है हमको। 16 से भी नहीं चेक करेंगे, कि तो 17 से चेक करेंगे। 17, 74 29 को यदि हम 17 से भाग दें तो 17 चौको 68 है। फिर यहाँ घटाएंगे तो 14 में 60 या 6, और फिर यहाँ से 2 उतार देंगे तो 17 या 51, फिर मतलब 3 बार में यहाँ पे 51 लग जाएगा। घटाएंगे तो 1, और फिर यहाँ से 1, और फिर यहाँ से 9 उतार देंगे तो 17 7 19 से, यानी कि 17 से हमने लगाया तो 437 बार में लग गया, ठीक है। अब किससे लगाएं? 17 से तो फिर लगेगा, 17 17 34, 17 से नहीं लगेगा। 18 से तो लगा, 17 से नहीं लगा, 18 से तो लगाना है नहीं, क्या कि भाग संख्या है। 19 से 19 से पहले लगा के चेक कर लेते हैं। 437 19, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ कटम कुटम 19 दिया 57, यानी कि यदि 19 से लगाएंगे तो 23 बार में यह लग जाएगा। इस प्रकार यह हल हो गया। यहाँ लिख देंगे 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। फाइनली हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब यहाँ तक मैंने कुछ नियम नहीं बताया था, उसको बोला कि बता देंगे, तो चलो साथ में भी बता देते हैं और पूरा का रिवाइज भी कर लेते हैं। इसी कारण मैं इसको अंत में इसी कारण बता रहा हूँ कि जिसके लिए ज़रूरी होगा वो रुक के ये कटने का रूल जो है वो भी देख, मतलब वो समझ लेगा, देख लेगा। और जिसकी ज़रूरी नहीं होगा, जो यहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ से वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो हाँ, उन लोगों के लिए जो 2 से लेकर 11 तक कटने का नियम जानना चाहते हैं, तो हमने 2 का बता दिया है, 3 का बता दिया है, 5 का बता दिया है, और 7 का मतलब 7 के स्किप कर दिया है, उसके बाद 11 का बता दिया है। 4 के कटने का नियम, तो देखो 4 के कटने का नियम बताते हैं क्या है। 4 के कटने का नियम है ना कि वैसी संख्या है जिसका अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जा रहा है, कोई भी कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना दिया रहे, यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। ये 4 से कटने का रूल है। अब साथ में एक ही बार में 8 से भी कटने का रूल बता देते हैं हम। 8 से कटने का रूल है कि यदि अंतिम वाला 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो कितना ही बड़ा संख्या क्यों न दिया रहा है वह 8 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम तो जो 2 से कटता है ना, इसका रूल है 2 और 3 से रिलेटेड है। यानी जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वो 6 से कटेगा। यदि दोनों में से किसी एक से भी यदि न कटे तो 6 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना अनिवार्य है, ठीक। उसके बाद 9 का 3 जैसा रूल है। 3 का रूल क्या था कि सबको जोड़ेंगे, जितना भी अंक है उसमें कोई भी संख्या दिया रहे, यदि प्रत्येक अंक को आपस में जोड़ते हैं, यदि जोड़ा हुआ अंक 3 से कट जा रहा है तो प्रत्येक मतलब पूरा संख्या 3 से कट जा रहा है। हम मतलब भुला जाते बताते हैं। हाँ, तो कहाँ पहुँचे? 9, हाँ 9 बता रहे थे। 9 भी कुछ उसी प्रकार से है कि कोई भी संख्या दिया रहा है उसके प्रत्येक अंक को यदि हम जोड़ते हैं, जोड़ा हुआ संख्या यदि 9 से कट जा रहा है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, ठीक। 11 से 10 से कटने का रूल, कोई भी संख्या दिया रहे यदि अंतिम एक अंक, सॉरी फिर से, कितना भी बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, यदि अंतिम अंक 0 रहे तो 10 से कट जाएगा।
ठीक, हम कुछ कारण से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब भटक रहे हैं थोड़ा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया कि कोई भी संख्या, कितना ही बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, यदि अंतिम एक अंक 0 रहे, ठीक, यानी कोई के सॉरी कितना भी बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, यदि अंतिम अंक 0 रहे तो 10 से कट जाएगा, ठीक है। 11 से मैंने पहले ही बता दिया है, तो सब के सब हो गया। तो दूसरा प्रश्न हमारा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। पहले तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेना है, साथ में जांच भी करना है। तो देखो ना, प्रश्न हमारा 26 और 91 है, तो हल करने के लिए तुम करो क्या कि सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड कर दो और उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, ठीक। 26 को 2 से लगाएंगे तो 13 बार में लग जाएगा, और 91 को 7 से लगाएंगे तो 13 बार में लग जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 बराबर 7 गुने 13, ठीक। एचसीएफ निकालना हो तो हम करते क्या हैं कि जो दोनों में मिल रहा है उसको हम घेरा लगाते हैं, तो हमारा एचसीएफ फाइनली क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। और जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो उन सभी को भी लिखते हैं जो घेरा में नहीं आया हो। जैसे देखो 2 गुने 7, और यह जो दोनों में है उसको एक बार लिखते हैं, तो 7 दूनी 14, 13 में 14 से गुना करेंगे तो 13 चौको 52 और फिर 13 एकम 13, यानी कि 2 8 1 कितना आ गया, 182 आ गया, ठीक। अब तुम्हारा जांच क्या करना है, देखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना एचसीएफ जो बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल है ना वो बराबर होता है किसका, एचसीएफ गुना एलसीएम का बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम है, ठीक। अब देखो दोनों संख्या को हम लिख देंगे, एक संख्या यहाँ पर है, एक संख्या यहाँ पर है ना, दोनों संख्या को गुना में लिख देंगे 26 गुने 91 और 13 गुने एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है। दोनों तरफ गुना करेंगे तो हमको बराबर आना चाहिए, यदि बराबर आता है तो जांच हो जाएगा कि दो संख्या का गुणनफल जो होता ना है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो 26 को 91 से गुना करते हैं, 26 में 91 से गुना करेंगे तो 26 एकम 26 और 26 नमा कितना हो जाएगा, 9 से 54 की 4 बाकी 5 और 9 18 5 23 यानी 26 नमा 2 3 4 6 4 2 6, यहाँ पर 2366 आ गया। और इधर भी गुना करेंगे 182 को 13 से गुना करेंगे, 182 में हम 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 18 तिया 54 और फिर 2 एकम 2 यानी 182 जो कहते हो, 6 4 2 6 8 5 13 यहाँ पर 2 यानी कि 2366 आ गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जितना एलएचएस है उतना ही आरएचएस भी है, यानी कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के। तो लिख दो ना कि इस प्रकार से साबित हुआ, है ना आसान, कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न हल हो चुका है, पहला प्रश्न हमने हल कर दिया। ये सब हमारा इधर जो भी किया हुआ है रफ किया हुआ है। अगला प्रश्न है 510 और 92, दूसरा नंबर प्रश्न लिखो 510 उसके बाद 92, 2 से लगाएंगे तो 2 बार में 4 फिर 1 1 5 बार में 10 और फिर यहाँ 5। अब 3 से चेक करते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, तब 5 2 7 7 5 12। मैंने बताया था कि जोड़ा हुआ 3 से कटने का रूल है कि यदि कोई भी संख्या दिया रहे, यदि उसके प्रत्येक अंकों को जोड़ते हैं, यदि जोड़ा हुआ संख्या 3 से कट जाता है तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 2 7 5 12 जो है 3 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा, यानी 3 8 24 है, यहाँ 1 5 उतारेंगे तो 3 5
15। ठीक है, फिर से 8 बार में लगाया तो 24 लगा, फिर 1 आई 5, 15 हो गया, तो 3 बजे 15 लग गया। फिर 3 से लगेगा, तो देखो ना आपस में जोड़ो पहले, तो 8 5 13, 13 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से चेक करेंगे, 5 से के बार में 17 बार में। ठीक है, इसको भी तोड़ देते हैं तुरंत। तो 2 से ही कितना बार में, 4 46 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 23 बार में। ठीक है, अब सबसे पहले 510 बराबर हम लिख देंगे, कितना लिखाएगा, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और यहाँ 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23। एचसीएफ निकालने के लिए जो जो घेरा लगता है उसको घेरा लगाएंगे, और कोई नहीं लग रहा है, तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर 2 हो गया। और एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए होता है जो घेरा में रहे उसको एक बार लिखते हैं, और बाकी जो बच गया उस सबको गुना में लिखते हैं। तो 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। अब इन सबको गुना करते हैं। देखो गुना करते वक्त कॉम्बिनेशन बनाए गुना करेंगे। सबसे पहले नहीं है तो इसको में इसको से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में केवल 0 बैठाने के लिए रहेगा। और 3 में 17 से गुना करते हैं, तो 17 3 51, 51 में देखो इसको से गुना किए तो 51 आ गया। 51 में 2 से गुना करेंगे, नहीं 51 में 23 दूनी 46 से गुना करते हैं, 51 में 46 से, तो 6 6 25 30, 4 और 5 को 20, 6 4 3 2, देखो 23 46। अब यहाँ पर वो 0 बैठाने के लिए है, एलसीएम हमारा 23 46 0 आ गया। ठीक है, और एक बार गुना में तो फिर समझा देते हैं। 3 में 17 से गुना किए तो 17 3 51 हो गया। ठीक, और उसके बाद 23 दूनी 46 को आपस में गुना करके फिर 51 और 46 को गुना किए तो 2346 आ गया, और 2 5 10 था तो 0 बैठा दिए थे हम। अब नियम के अनुसार, नियम क्या है कि दो संख्या जांच क्या करना है, तो जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, तो दोनों संख्या 510 गुने 92, एचसीएफ 2 गुने एलसीएम 23 46 0। और 510 में हम 92 से गुना करेंगे, किस में गुना करना है, 510 में 92 से, तो 0 को तो लास्ट में हम रख देंगे, तो केवल हम 92 से गुना करते हैं, 0 को लास्ट में केवल बैठाने के लिए रहेगा। तो 2 2 5 10, 9 9 5 45, 2 फिर यहाँ 9 और फिर उसके बाद 6 4, कितना गया, और साथ में वो 0 था तो 46 920 हो जाएगा। इधर 46 920 इस तरफ आ गया। अब उधर गुना करते हैं, तो देखो ना 2 से गुना करना है, तो 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9 और 23 दूनी 40। क्या हुआ, एलएचएस बराबर आ गया आरएचएस के। तो इस प्रकार ये भी जांच हो गया। क्या जांच हुआ कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। तीसरा प्रश्न देखो कहीं आप फंस न जाओ, तीसरा प्रश्न थोड़ा सा ऐसा ना कि आपको उलझा दें, ध्यान से देखना। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न 336 और उसके बाद 54 है। ठीक, तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, एक बार में 1 का 3, 6 बार में फिर 1 8, फिर 2 से लगाएंगे 8, यहाँ से 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 2, फिर 2 से लगाएंगे 21, फिर 3 से 7। ठीक है, 2 से 27, फिर यह 3 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, यानी 3 3 6 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और फिर गुने 7। 54 बराबर क्या लिख सकते हैं हम,
तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, जो मैच कर रहा है उसको घेरा लगाएंगे, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। चलो ना, इसको लगा देते हैं घेरे को, अब तो कोई नहीं लगेगा। तो एचसीएफ बराबर है 2 गुने 3 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है। एलसीएम बराबर, जो घेरा में रहता है उसको एक बार लिखते हैं, यानी इसमें 2 गो है, घेरा में जो है ना उसको एक ही बार, 2 बार भले रहे लेकिन एक ही बार लिखते हैं, और बाकी सबको भी उतार देते हैं। यहाँ भी घेरा में है, इसको एक ही बार लिखेंगे, यानी कि 2 गुने, इस सब को लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2। ठीक। उसके बाद 3 के गो, 1 गो 2 गो 3 गो, ऊपर घेरा में है इसके कारण एक लिखेगा 3 गुने 3 गुने 3 है, वही 7 है, गुने 7। अब सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आया। ठीक। और फिर 3 रुको, 16 नहीं, डायरेक्ट हम 48 लिखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 48 है, 48 है, 3 3 9 7 63, 48 में 63 से गुना करने के लिए रहा। तो 18 की 24 की 4, बाकी हाथ में 2, 4 12 2 14, 8 6 48 की 8, बाकी हाथ में 4, अच्छा 24 4, तो 24 4 28, 288 आ गया। जोड़ेंगे तो 4 8 4 12, 8 1 9 1 10। ठीक है। और फिर 2 1 3, कितना आ गया 30 और 24 आ गया। ठीक। फिर से जांच करना है, तीनों प्रश्न में हमें जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। अब दोनों संख्या के लिख देंगे गुना में, तो 336 गुने 54 और बराबर एचसीएफ कितना आया था 6 आया था, और एलसीएम कितना आया है 30 24 आया है। चलो गुना, पहले 336 में 54 से गुना कर लेते हैं, तो कितना प्राप्त होगा 6 24 की 4, बाकी हाथ में 2, 4 12 2 14, बाकी हाथ में 1, 4 12 1 13, 6 5 30 की 0, बाकी हाथ में 3, अपन दिए 15 3 18, बाकी हाथ में 1, अपन दिए 15 1 16, 4 4 8 3 11, और फिर 6 7 1 8, और फिर 1 18 तो 44। ठीक, गुना करना पड़ेगा, और इधर गुना करते हैं तो 24 4 की 144 आ जाएगा, और फिर 6 18 आ जाएगा। 24 6 144 और साथ में 6 18, यानी कि LHS बराबर आ गया RHS के। इस प्रकार से यह भी साबित हो गया। क्या साबित हुआ, तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता ना है, क्या होता है 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने दूसरा के तीनों प्रश्न हल कर लिए। पहला प्रश्न जो है 12 15 21 है, तो देखो 12 को करो क्या क्या भाज्य गुणनफल कर दो, 15 को भी कर दो, और फिर उसके बाद 21 को भी कर दो। ठीक, 2 से कितना बार लग जाएगा, 2 से यह 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। ठीक, अब नहीं लगेगा, 3 से लगाओगे तो 1 बार में लगेगा। उसके बाद 3 से लगाएंगे 5 बार में, यहाँ 3 से लगाएंगे 7 बार में। कहने का मतलब कि हम 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 3, और 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 5, और 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो एचसीएफ निकालना बिल्कुल ही आसान होता है। हम देखेंगे कि जिसमें जोन संख्या तीनों में रिपीट हो रहा है उसको हम घेरा में रख देंगे, तो इस प्रकार हमारा एचसीएफ है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम के लिए जो घेरा में रहता है, जो तीनों में आ जाए उसको एक ही बार लिखना है, वो हमारा एचसीएफ हो गया। और उसके बाद एलसीएम के बात किया जाए तो जो घेरा में है उसको एक बार लिखना है, बाकी जो बच जाता है उसको भी लिखना है। तो एलसीएम बराबर है 2
गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने जो घेरा में है उसको एक बार लिखेंगे और इन सभी को गुना कर देंगे। तो देखो इसको गुना करेंगे 10 और 7 दूनी 14 और 14 तिया 42 यानी कि 420 आ जाएगा। एलसीएम हमारा 3 है और एलसीएम 420 है जो कि आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न में समझते हैं। दूसरा प्रश्न उसी प्रकार से 17 को तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, 17 से लगाएंगे एक बार लग जाएगा। 23 को उसी प्रकार से 23 से एक बार में लगेगा। 29 भी है किसी और से न लगेगा, 29 से ही एक बार में लग जाएगा। ठीक है, 17 बराबर 23 बराबर और 29 बराबर 17 गुने 1, 23 के बदले क्या लिख सकते हैं 23 गुने 1 और 29 के बदले 29 गुने 1। तो देखो ना इसमें एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। इस प्रश्न को भी हल करते तो यहाँ 3 से एक बार में और लगाते हैं ना, यहाँ भी तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस कारण हमने नहीं लिखा था। ठीक, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है कि एचसीएफ कोई मैच ही ना करे, तीनों में कोई अंक मैच ही ना करे तो हम 1 को भी लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर एचसीएफ है 1 हो गया। और एलसीएम के बात करेगा तो हम एलसीएम में 1 लिखवे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पहले देखो 17 लिखा जाएगा, 23 लिखा जाएगा और 29 लिखा जाएगा। अब 1 लिखे या न लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चलो तीनों गुना कर देते हैं। 17 में 23 से गुना करेंगे तो 17 से 51 और 17 दूनी 34, 3 9 1 और फिर 29 से गुना करेंगे तो 9 3 9 81। ठीक, और फिर होते 27 या 8 35 2 40 दूनी 78। भाई यहाँ 51 आ गया। 51 कितना से गुना करना है? ओहो 17 में 23 से गुना करेंगे तो 17 51 और 17 दूनी 34। यहाँ पर 1 9 3 और उसके बाद 29 से गुना करेंगे तो 9। ठीक, 9 81 के एक बाकी हाथ में 8 और 27 8 35 और फिर 2 40 दूनी 78 9 3 8 5 13 7 10 1 11 यानी 11 339 आंसर हो गया। एचसीएफ निकल गया और साथ में एलसीएम भी निकाल लिया। आगे 8 का 9 और फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न से बात करते हैं। तो इसको तोड़ेंगे 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में। इसको 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, 5 से 5 बार में, फिर 5 से लगाएं तो 1 बार में। 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 कितना 3 गो, और उसके बाद 9 बराबर लिख सकते हैं 3 गुने 3 और 25 बराबर लिख सकते हैं 5 गुने 5। देखो इन तीनों में जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए रहेगा तो इन तीनों में कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है तो हम 1 लिखना जरूरी समझेंगे। और 1 जो है ना तीनों में है और हमारा इस प्रश्न में भी एचसीएफ है 1 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम भी देखो ना सब के सब गुना करना पड़ जाएगा। क्या है कि जो मिले, जो कम से कम 2 में मिले तो एक ही वाली खाता है, तीनों मिले तो एक ही वाली खाता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कोई एक दूसरे में मैच नहीं कर रहा है। तो 3 को 2 गुने 2 गुने 2 और उसके बाद 3 गुने 3, यहाँ 5 गुने 5। देखो गुना कैसे करेंगे, इसको इसमें गुना करो तो 10 और फिर इसको इसमें गुना करोगे तो 10। ठीक, तो और फिर 3 3 3 9 9 दूनी 18, 18 पर कितना शून्य 2 शून्य हो जाएगा, यानी 5 में 10 और 5 में 10 2 जीरो बैठाने के लिए केवल रहेगा। तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया और एलसीएम हमारा 1800 हो गया। इस प्रकार तीनों के तीनों प्रश्न हल हो चुके हैं। फिलहाल अभी बात करते हैं कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि एचसीएफ और फिर 306 यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और हमको 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग
दूसरा प्रश्न जब सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर हमको एक पढ़ने के लिए मिला था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक, तो कहने का मतलब कि हमको तो ज्ञात करना है, इस प्रश्न में एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या हो जाएगा। देखो एलसीएम निकालने के लिए रहेगा, एचसीएफ गुना में है तो बराबर जब इस तरफ लेके आएंगे तो यानी भागा में चला जाएगा। तो हमको फार्मूला क्या मिलता है, हमको फार्मूला मिलता है एलसीएम बराबर, यानी कि एलसीएम बराबर फार्मूला होता है 306,657। ठीक, यानी कि 306 और 657 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले ना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में एचसीएफ हो जाएगा। किसका एचसीएफ हो जाएगा, तो वही दोनों संख्या का, यानी 306 गुने 657 के। ठीक, अब दोनों संख्या कितना कितना है, तो 306 है और गुना में 657 है। और उसके बाद इन दोनों का एचसीएफ कितना है, तो इन दोनों का एचसीएफ है 9 है। तो देखो 306 9 से कट जाएगा। 306 को यदि हमें 9 से काटे तो 3 बार में 27, घटाएंगे तो 3, यहाँ कट्टम कुट्टम 6 उतारेंगे 4 बार में 36, यानी कि 306 जो है 9 से 34 बार में कट गया। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 34 गुने 657 लिख सकते हैं। अब 34 को 657 में गुना कर दो ना, जो आएगा ना वही आंसर हो जाएगा। तो 657 गुने 34, 657 में हमने 34 से गुना कर रहे हैं। तो 7 को 28 की 8, बाकी हाथ में 2, और 5 को 20 और 2 22, बाकी हाथ में फिर 2 बच गया, और 6 24 और 2 26। ठीक, और उसके बाद 3 7 21 की 1, बाकी हाथ में 2, 3 5 15, 2 17 की 7, बाकी हाथ में 1, 3 6 18, 1 19, 8 3 7 6 13 और 9 2 11 12, और फिर उसके बाद यहाँ 1 2, यानी कि 22 33 8 आंसर हो जाएगा। 22,338 आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हल करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझो। प्राकृत संख्या किससे सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और संख्या हमारा कितना है, संख्या हमारा 6 के पावर n है। ठीक है, अब 6 के पावर n की जगह क्या रखेंगे, कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे। इसी प्रकार से हम जांच करेंगे कि जब n की जगह मान भरते हैं 1 2 3, तो क्या कभी भी उसका जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होगा। मेरा कहने का मतलब कि इकाई अंक 0 आएगा। प्रश्न का कहने का मतलब है ना कि उसका इकाई अंक 0 आएगा। अब देखो 6 के पावर 1 यानी कि 6, 6 के पावर 2 कहने का मतलब 6 गुने 6 36, और 6 के पावर 3 कहने का मतलब कि 3 बार गुना में लिखेंगे तो 6 गुने 6 36, और 36 छक 216। प्रश्न यही है कि इकाई अंक 0 हो सकती है, यही हमको जांच करना है और बताना है कि 6 के पावर n जो है ना प्राकृत संख्या के लिए कभी भी 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि 0 इकाई अंक 0 आ सकती है। यही चीज़ हमको सिद्ध करके मतलब यही चीज़ जांच करना है, समझाना है। यदि नहीं आ सकती है तो क्यों नहीं आ सकती है। अब देखो ये तो समझ गए प्रश्न क्या कहता है, हम समझ गए। अब समझना क्या बाकी है। अब देखो कौन सी संख्या है, उसका क्या शर्त है, यानी कि जो 0 पर समाप्त होता है, यानी जिसका इकाई अंक 0 रहे, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 रहे, तो उसमें तुमको क्या अलग मिलता है। तो देखो उदाहरण के तौर पर हम 20 लिखें तो 20 का जब अभाज्य गुणनफल करोगे, कुछ इस प्रकार से अभाज्य गुणनफल करोगे तो तुमको 2 गुने 2 गुने 5 मिला। चलो 30 का अभाज्य गुणनफल करते हैं। 30 का अभाज्य गुणनफल करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 मिलेगा।
गौर करना, वैसी संख्या है जिसका इकाई अंक 0 रहे तो क्या अंतर मिलता है। यदि उदाहरण के तौर पर कुछ और ले लें, 120 ले लेते हैं हम, तो देखो 120 का भाज्य गुणनखंड करो, तो 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। इस पर 120 के बदले लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं ना हम। देखो अब देखो तीनों को तुलना करो, तीनों की तुलना करोगे तो संख्या जो होता है ना है जिसका इकाई अंक यदि 0 रहता है तो ओकरा में हमेशा 2 और 5 का गुणनखंड, जब उसका भाज्य गुणनखंड करोगे ना तो 2 और 5 का गुणनखंड अवश्य मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक, इस यहाँ भी देखो 2 और 5 का गुणनखंड 120 है, इसमें भी देखो 2 और 5 का गुणनखंड मिल रहा है। कम से कम एक गुणनखंड जो रहेगा ना 2 और 5 का जो अवश्य रहेगा, यानी कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहता ना है, यानी जब उसका भाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 के पावर m, देखो जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो 2 के पावर 3 है और फिर यहाँ पर 5 के पावर 1 है, उसके अलावा भी 3 है, उससे मतलब नहीं रखना है, लेकिन कम से कम हमको 2 के पावर m और 5 के पावर n मिल जाना चाहिए। तो होता क्या है, तो वैसा भाज्य गुणनखंड मिल रहा है हमको, तो संख्या जो है ना 0 पर, यानी कि उसका इकाई अंक 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखो इसको तोड़ते हैं, इसको बनाते हैं डायरेक्ट, अच्छी तरह से बनाते हुए हल करके समझाते हैं आपको। संख्या कितना है 6 पावर n है, तो लिखेंगे हम कि यदि सोल्यूशन में हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परीक्षा में जब बनाने के लिए प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार से इसको दिखाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ कि यदि संख्या 6 के पावर n के इकाई अंक 0 है तो क्या होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का अवश्य होगा। ठीक है, परंतु तुम गौर करो, परंतु 6 के पावर n जो है 6 को तोड़ेगा तो क्या मिलेगा, 2 गुने 3 मिलेगा उसके पावर n, यानी कि घात अलग अलग लिखा सकता है, 2 के पावर n भी हो जाएगा और 3 के पावर n हो जाएगा ना। तुमको क्या मिला, तुम देख रहे हो कि 6 के पावर n को जब तोड़ें तो हमको क्या मिलना चाहिए था, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में मिलना चाहिए था, यानी कि एक 2 अभाज्य गुणनखंड में रहता और एक 5 है, कुछ और भी रहे लेकिन साथ में 5 भी अभाज्य गुणनखंड में रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट, अतः देख रहे हो ना कि इस रूप में नहीं है, चाहे इस प्रकार से लिखो, चूंकि यहाँ 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, या इस प्रकार से लिखो कि इसमें 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 रहना चाहिए ना, 5 नहीं है, अतः किसी प्राकृत संख्या, देखो ये वाला बात कहाँ से लिख रहे हैं, प्रश्न से लिख रहे हैं, n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते है। बस बन गया, इस प्रश्न का सलूशन इतना है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझा दिया होगा।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखो, हम प्रयास कर रहे हैं हर एक प्रश्न को एकदम आसान शब्दों में समझाने का। यदि आपको कुछ लगता है इस वीडियो के बारे में या मेरे चैनल से रिलेटेड, यदि आपको कुछ ऐसा लगता है, सुझाव देना कि नहीं कुछ इस प्रकार से आपको वीडियो बनाना चाहिए, चाहे यह कमी आप में है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। हम उसमें सुधार करेंगे। अपने वीडियो में दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहा हूँ सुधार करने का, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर की बात किया जाए तो अभी मात्र मेरे चैनल पर 224 सब्सक्राइबर हुआ है। जितना वीडियो नहीं, जितना सब, मेरा कहने का मतलब कि सब्सक्राइबर से ज़्यादा मेरे चैनल पर वीडियो है, लगभग 200, लगभग 300 के करीब वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक सब्सक्राइबर की संख्या कितना है, तो 224 सब्सक्राइबर है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि हो सके आपके जैसे कोई मित्र या दोस्त है, कुछ कहने का मतलब कि क्लास 10 कहीं तैयारी कर रहे हो, तो उनको भी वीडियो शेयर करना। मैं प्रयास करता हूँ हर एक वीडियो में अच्छी तरह से समझाने का। यदि कुछ कमी लगे तो उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित भी करें। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।